हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका अपना शंकर सर और हम शुरू कर रहे हैं इस वन शॉट लेक्चर सीरीज का फोर्थ टॉपिक। अपने पास एक 12th का टॉपिक है सॉल्यूशंस, जिसका वेटेज अगर सीईटी वाइज में देखूं तो मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहेगा। मतलब ये वन ऑफ द एवरेज या अबव एवरेज यानी गुड वेटेज का चैप्टर है। डिफिकल्टी वाइज देखा जाए तो अगर कुछ फॉर्मूलाज अगर आप लर्न करने के लिए तैयार हो और कुछ क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज जो मैं अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो गारंटी करता हूँ आपका हर एक वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वन शॉट लेक्चर को, जो इसके बीच में विथ एवरी टॉपिक हम सीईटी पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन इस चैप्टर्स को। तो पहले तो देखो होता क्या है, तो सॉल्यूशन बना रहता है दो चीजों से, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सोलेंट। हमें याद रखना है, इन जनरल लोगों को लगता है कि सॉल्वेंट यानी वो जो लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेदर देन उसका स्टेट कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो स्मॉलर इन क्वांटिटी होता है उसको सोल्यूट बोला जाता है, जो लार्जर इन क्वांटिटी है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। और जब ये दोनों होमोजेनसली मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, होमोजेनस मिक्स हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या कंटेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन सीईटी में आ ही रहा है, और वो है क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेस्ड ऑन कि मेरे पास सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन के होते हैं टोटल 9 प्रकार। कैसे सर? लाइक एक एग्जांपल देता हूँ। सोल्यूट में मैंने एक बार ले लिया सॉलिड, सॉल्वेंट में एक बार सॉलिड ले लिया, एक बार लिक्विड ले लिया और एक बार गैस ले लिया। फिर वापस मैंने क्या कर दिया, सोल्यूट को लिक्विड ले लिया, तीनों को चेंज करा। तो सीधा देखते हैं कि ये 9 प्रकार क्या है और इनके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है जो फिक्स सीईटी क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे पहला बता दूं आप लोगों को, अगर मैंने बोला सी वाटर, तो सी वाटर यानी क्या है? सॉल्ट मिला हुआ है पानी में। सॉल्ट होता है सॉलिड और पानी होता है लिक्विड, तो उसे बोलना है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, याद रहे ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको स्टार मार्क लगा रहा हूं। लोगों को लगता है कि बेंजोइक एसिड एसिड है तो लिक्विड है, ऐसा नहीं। बेंजोइक एसिड इज अ सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो सॉलिड इन लिक्विड है। शुगर इन वाटर तो मतलब हर कोई बता देगा। सिमिलरली दूसरे टाइप का मेरे पास होता है सॉलिड सोल्यूट एंड सॉलिड ही सॉल्वेंट, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है मेटल के अलॉयज। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन डिजायर्ड क्वांटिटी, जो भी रहेगा, या फिर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाने के लिए। सॉलिड गैस का एग्जांपल है आयोडीन इन एयर। आयोडीन इन एयर, तो आयोडीन याद रहे, आयोडीन ये पिंक या फिर वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये सॉलिड होता है, सॉलिड। एयर तो है, तो मतलब सॉलिड इन गैस। सिमिलरली लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल मेरे पास गैसोलीन है। गैसोलीन आर नथिंग बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोला तो भी चलेगा। तो ऑब्वियस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो तो लिक्विड इन नेचर होते हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड होगा। इथेनॉल इन वाटर तो हर कोई बता देगा। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है अमलगम्स। अमलगम यानी मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो अगर किसी मेटल के साथ फ्यूज हो जाए तो उसको अमलगम बोला जाता है। अदर मेटल सॉलिड होते हैं और मर्क्यूरी अपना लिक्विड है, तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली लिक्विड इन गैस का एग्जांपल याद रखना, ये भी सीईटी में आ चुका है, अलॉय भी सीईटी में आ चुका है। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और नाइट्रोजन N2 एक गैस है, तो ये लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ गैस इन लिक्विड की, तो कार्बोनेटेड वाटर, जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं जिनमें कार्बोनेटेड है, तो वो जो चर्र सा फील आता है, मतलब ऑब्वियस क्या है, उसमें CO2 डिसॉल्व होता है। CO2 ये गैस है और वो जो है वो वाटर है, तो गैस इन लिक्विड। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस अगर पैलेडियम मेटल पे एड्सॉर्ब होता है, उसके साथ मतलब एड्सॉर्ब होके रहता है, तो वो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। एयर जो दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर है, वो गैस इन गैस का एग्जांपल होता है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको जरा याद रखना। बेंजोइक एसिड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉयज वाला लास्ट ईयर ही पूछा था, आयोडीन इन एयर भी 2025 में पूछा है, अमलगम भी पूछा है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन भी पूछा है, कार्बोनेटेड वाटर भी पूछा है। इनमें से आधे तो कॉमन सेंस वाले हैं, एक दो आपको याद रख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे लिटरली सीईटी पीवाईक्यूज देखते हैं। जैसे पहला पीवाईक्यू, आयोडीन इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आयोडीन सॉलिड होता है तो सॉलिड इन गैस।
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कार्बोनेटेड वाटर CO2 इन वाटर, तो वो हो जाएगा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सिमिलरली मैं बात करता हूँ अलॉय क्या है, तो सर अलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स का है, तो वो सॉलिड एंड सॉलिड है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का फ्यूजन मिक्सचर। आगे चलते हैं, फिर अपने पास एक टॉपिक आता है सोल्युबिलिटी। अब ये जो सॉल्यूट है किसी सॉल्वेंट में अगर होमोजेनियसली मिक्स हो रहा है तो उसे सॉल्यूशन बोलना है। तो फिर इस सॉल्यूट की क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी जो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है उसको बोला जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन एन सॉल्वेंट या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, जिसका यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। तो पर मोल है ना, तो ग्राम पर मोल या फिर सॉरी ग्राम पर मोल, ग्राम पर डीएम क्यूब यूनिट आप ले सकते हो, या फिर मोल पर डीएम क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट, मोल पर डीएम क्यूब, है ना, SI के कन्वेंशन से जाते हैं। सॉल्युबिलिटी मोल्स में रहेगी और डीएम क्यूब में अपना यूनिट चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो तीन फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक बात होती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी सेम सेम अगर लिक्विड है तो वो एक दूसरे को सोल्यूबल करते हैं। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब कि अगर पोलार दोनों चीजें है, पोलार सोल्यूट एंड पोलार ही सॉल्वेंट, तो वो एक दूसरे में बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगे। वही अगर मैं बात करता हूं कि अगर एक नॉन पोलार सोल्यूट है एंड अगर एक नॉन पोलार सॉल्वेंट, तो ये भी एक दूसरे में अच्छे से मिसिबल होते हैं। लेकिन पोलार सोल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट में डालोगे तो फिर इंटरएक्शन सेम नहीं होते, वो सोल्यूबल नहीं होगा। ये हुआ पहला वाला फैक्टर। फिर इन फैक्टर में आगे बढ़ते हुए अपन जाएंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सर। तो उसके लिए मुझे क्लास 11th के एक छोटे से टॉपिक या फिर कंसेप्ट ली चैटेलर्स प्रिंसिपल की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब क्या सर? तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट मुझे देखना है तो मुझे इस चीज का पता होना चाहिए कि मेरी रिएक्शन किस टाइप की है। जैसे मान लो ए टाइप की मैं बात करता हूँ, कुछ रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है अगर ए गिव्स बी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक वर्ड नहीं दिया तो एंथैल्पी देते हैं जिसका साइन निगेटिव आता है, वैल्यू कुछ भी है साइन निगेटिव आता है। तो अगर साइन निगेटिव है तो समझ जाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसका मतलब होता है जब ए का कन्वर्जन बी में होगा तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है, हीट है जो बढ़ेगा। इसी का मतलब ये होता है कि अगर ये रिएक्शन रिवर्स आएगा तो टेम्परेचर कम भी हो जाएगा। आगे जाने से अगर टेम्परेचर बढ़ता है, हीट रिलीज होती है, तो बैकवर्ड आने से टेम्परेचर कम होता है। अब इसमें होगा क्या? कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि ऐसे में अगर मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, अगर ऐसे में मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ली चटलर प्रिंसिपल कहता है तुम टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन बदलोगे तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड आएगी, लेकिन जाएगी उधर जिधर जाने से चेंज कम होगा। आपने चेंज क्या किया है? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। आगे जाने से भी ए का बी में कन्वर्जन होने से भी टेम्परेचर बढ़ रहा था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन टेम्परेचर कम करना चाहेगी, यानी बी से ए बनाएगी। ए बन रहा है मतलब ए की क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब जो पहले सोल्यूबल था वो अभी अनसोल्यूबल हो रहा है। इसका मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट कम हो जाएगी। सिमिलरली सर दूसरा केस क्या था? तो दूसरा केस आपके पास एंडोथर्मिक वाला होता है। व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है अगर मान लो C गिव्स D, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी का साइन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब अगर मान लो उन्होंने क्या किया, एंडोथर्मिक वर्ड यूज नहीं किया, तो वो यहाँ पे एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव देंगे, आप समझ जाओ। अब ऐसे में मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगी? अपोज करेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है C का D में जाने से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन टेम्परेचर कम करना चाहेगी। टेम्परेचर कम कब हो रहा है? जब रिएक्शन आगे जा रही है।
रिएक्शन आगे जा रही है मतलब C ज्यादा D में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब C ज्यादा सोल्यूबल हो रहा है, तो इस केस में सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी सर, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस को याद रखना है। तीसरा वाला इफेक्ट तो आराम से देखेंगे। पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है सर, यहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो जरा बात को समझो, इन्होंने बोला है सीईटी पीवाईक्यू 2025 आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सोल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट। तो आप सारी ऑप्शन पढ़ोगे, जैसे पहले ऑप्शन में बोला है सोल्यूट सोल्यूट के, सोल्यूट सॉल्वेंट के और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन सिमिलर होते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल करेक्ट ही लग रहा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इंटरेक्शन सेम होंगे। यहाँ पे बोला है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा होगी और सोल्यूट सॉल्वेंट के कम, तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरेक्शन सेम हुए तो ही सोल्यूबिलिटी आएगी। सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा, ये भी नहीं चलेगा, सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन सिमिलर होनी चाहिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये वाला कंसेप्ट हुआ। इतना ही नहीं सर, अभी जो टेम्परेचर वाली बात कही थी उसमें एक पॉइंट नोट करने लायक है। कुछ सॉल्ट्स लाइक KNO3, NaNO3 एंड अगर मैं बात करूंगा किसकी, KBr की, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इन तीनों की कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होती है, किसकी, KNO3 की, उसके बाद NaNO3 की, और उसके बाद अपने पास है KBr की, कुछ ज्यादा ही होती है। फिर अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन कम इंक्रीज होती है, वो किसकी होती है, KCl की, है ना, KCl। फिर आपके पास है NaCl, है ना, फिर आपके पास है NaBr। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट जिसको स्टार मार्क करके बता रहा हूं, और ये लास्ट ईयर का PYQ भी है, एक सॉल्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये जब पानी में जाता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक ही है, इसको याद रख लेना। और यही क्वेश्चन पूछा गया सीईटी 2025 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड एग्जिबिट्स डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो Na2SO4 है, जो याद करने से ही हमें आंसर आने वाला था। फिर आगे बात करते हैं, जो अपने पास एक और इफेक्ट था, इफेक्ट कौन सा बचा था जो अपना पढ़ना रह गया है, वो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसको थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर। तो पहली बात तो ये चीज हमें नोट करना है कि अगर मान लो हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर लिक्विड या सॉलिड है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों सर, कॉमन सेंस की बात है, सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा वो उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये बात याद रखना, अगर मान लो आपके पास सोल्यूट खास करके क्या हो, गैस हो, तो उस केस में आपको याद रखना है, या कॉमन सेंस की बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट लोगे जिसको KH लिया जाता है, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना S इज इक्वल टू KH इंटू P। इसी को बोला जाता है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ बोला जाता है, हेनरीज लॉ। क्या कहता है हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जहां पे S सोल्युबिलिटी है जिसका यूनिट आएगा मोल पर डीएम क्यूब, KH तो कांस्टेंट है, प्रेशर जो रहेगा वो बार में रहेगा। अगर यहां से मैं एक और बार आपको पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH अगर आपको पूछूं तो क्या आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, ये P इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो आपके पास इक्वेशन बनेगा KH इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय P। S का यूनिट क्या था, मोल पर डीएम क्यूब, डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर बार, तो डिवाइडेड बाय, सॉरी प्रेशर का यूनिट बार है, बार ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, बार इनवर्स, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल पर डीएम क्यूब पर बार। ऐसा होता है अपने KH का यूनिट। एक और बात जरा कॉमन सेंस से बताओ, अभी अभी अपन ने KH का जो इक्वेशन लिखा था वो था S अपॉन P। व्हेन, जरा देखो ध्यान से, व्हेन प्रेशर को अगर मैं क्या लेता हूं 1 बार,
तो क्या मेरा के एच इज इक्वल टू एस हो जाएगा या वाइस वर्सा एस इज इक्वल टू के एच। क्यों सर? क्योंकि प्रेशर 1 ले लिया तो एस इज इक्वल टू के एच। तो ये हुआ कुछ प्रेशर वाला इफेक्ट। कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया कुछ ऐसे है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब क्या निकालना है सर? के एच। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कितना दिया है? इतना दिया है। तो सर हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? S इज इक्वल टू 5.14 इंटू 10 टू दावर -4। यूनिट नहीं लिखता हूं। आगे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब P की बात कर रहा है और रेडीमेड बार में बात कर रहा है, तो 0.75 बार हमें निकालना है KH। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है S इज इक्वल टू KH इंटू P, तो KH इज इक्वल टू S बाई P। वैल्यूज पुट करते हैं, देयरफॉर KH इज इक्वल टू S था मेरे पास 5.14 इंटू 10 टू दावर -4 डिवाइडेड बाय 0.75। अगर मैं इसको रफली सॉल्व करता हूँ, रफली, क्योंकि सबके यूनिट -4 में ही नजर आ रहे हैं, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ 51 और इसको कंसिडर करता हूँ 7.5। तो मैं ये 7 कितने से जाता है देखूंगा। तो अगर मैं बात करूंगा तो आंसर या तो ये आएगा और या तो ये आएगा। लेकिन मैं अगर प्रिसाइजली देखता हूं तो 7.5 और 51 करता हूं तो आंसर मेरे को 6.85 मिल जाएगा, जिससे मेरा आंसर ये रहेगा। तो ये आसान सा पीवाई क्यों आ गया है। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगर आप दो लिक्विड के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो वो जो सोल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर की क्या कहानी है। यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब कोई बोलेगा सर व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो बात को समझो। मान लो मेरे पास एक बीकर था, बीकर में एक सोल्यूट था ए और एक सॉल्वेंट था बी, दोनों थे लिक्विड। मान लो इनिशियली आपने इसके N1 मोल लिए थे और इसके आपने N2 मोल लिए थे। इसका जो इनिशियल प्रेशर था वो P1 नॉट था, इसका इनिशियल प्रेशर P2 नॉट था। ऐसे कुछ कंडीशन थी। अब इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर रहेगा, अब वो दोनों का थोड़ा थोड़ा रहेगा। ए के प्रेशर को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जिसको पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और बी के प्रेशर को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे पी बी से। अब ध्यान से समझो कंसेप्ट क्या है। पहली बात, अगर इसके N1 मोल है और इसके N2 मोल है तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है जिसके लिए निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा जिसके निकालने उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ऐसे हो जाएगा। अब आगे की कहानी क्या है सर? आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये राउल्ट्स क्या कहते हैं कि अगर इनको मिक्स करने के बाद दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, अब उसको पूरा प्रेशर तो बोल नहीं सकते, तो पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है सर? तो उसका प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। और सिमिलरली अगर इन वेपर्स में आपको बी का पार्शियल प्रेशर देखना है तो आप क्या करोगे? उसका पार्शियल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। ऐसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब वही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है इस पे टोटल प्रेशर कितना रहेगा, फिर टोटल प्रेशर दोनों का मिला के, तो एक डाल्टन्स लॉ जो हमें बताता है कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर रहेगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रहेगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एक इक्वेशन मिलता है जो डायरेक्टली याद रखना है, पी टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P1 नॉट। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे आएगा सर? हमें P टोटल दिया जाएगा, P2 नॉट यानी सोल्यूट का प्योर प्रेशर, P1 नॉट सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर, P1 नॉट सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर। यहां से हम निकालेंगे X2। ये हो गई पहली कहानी। क्योंकि X1 और X2 या फिर XA या फिर XB ये उसी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, तो याद रहे हमेशा XA प्लस XB जो रहेगा, अब यहाँ पे B वाला वर्ड यूज करता हूँ, ये जो रहेगा इसका सम हमेशा 1 होता है। अगर आप यहाँ से XB निकाल लोगे, XB, तो XA क्या हो जाएगा? तो नो डाउट ये प्लस उधर गया तो वो हो जाएगा 1 माइनस XA।
तो हमें ऐसे लिक्विड फेज का जो कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन है, वो निकालने का क्वेश्चन बार-बार सीईटी और बाकी एग्जाम्स में आ रहा है। कैसे? तो जरा देख लो। पहला तो क्वेश्चन इतना आसान सा आया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, माने पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि P1 नॉट की बात हो रही है, प्योर की, एंड मोल फ्रैक्शन यानी एक्स की बात हो रही है। तो जरा बात को समझो। उन्होंने जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है वो उसी के टर्म्स में लेना पड़ेगा, प्योर प्रेशर भी उसी के टर्म्स में। तो क्या मेरे पास अभी भी ये फॉर्मूला था, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका प्योर प्रेशर यानी नोट से लिखा हुआ इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ये करेक्ट होता है। इतना ही नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो कैसे आ रहा है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 moles of volatile liquid A and 3 moles of volatile liquid B। मतलब N of A दिया है आपको 2, N of B दिया है आपको 3। आगे क्या बोल रहा है? PA नॉट और PB नॉट दे रहा है। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माने सर P टोटल ही निकालना है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेरे पास P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू एक्स, जो भी है वो कौन सा बी का लूंगा, प्लस P1 नॉट। मतलब सर पहले मुझे क्या ये एक्स भी निकालना पड़ेगा। एक्स भी कैसे निकलेगा? एक्स भी निकलेगा उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 5, 3/5 लिया तो भी चलेगा। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 0.6। तो यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ। P2 नॉट कितना दिया है यानी PB नॉट, इसको B लेता हूँ, इसको A लेता हूँ, इसको भी B लेता हूँ, तो ये मिलेगा 610 माइनस 420 इंटू एक्स भी कितना आ रहा है 0.6 प्लस इसमें क्या ऐड करना है मुझे 4 सॉरी बी वाला है 610 ऐड करना है। अगर इस पूरे को मैं सॉल्व करता हूँ, इस पूरे को सॉल्व करता हूँ, तो जो मेरे पास आंसर आएगा तो आंसर बराबर मेरे को मिलेगा, जो किसी स्टूडेंट ने सॉल्व ही करा था, एक्स भी आ गया 3/5, ये मेरे पास है बी, PB नॉट माइनस P1 नॉट। इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आंसर आ रहा है कुछ तो, अच्छा पॉइंट से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये आंसर मुझे अराउंड मिल जाएगा कुछ तो भी 534, अगर मैं कैलकुलेशन में सही हूँ। Na 2 है, Nb 3 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/5 लिक्विड A की बात हो रही है और 3 मोल्स ऑफ लिक्विड B की बात हो रही है। चलो ठीक है, शायद से ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर जो मुझे मिल जाएगा वो रफली मिल जाएगा 534। यूनिट वही रहेगा हर जगह पे जो कॉमन था, mm ऑफ Hg। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, एक बार सॉल्व करके देख लेना। फिर आता है मेरे पास कुछ तो भी एक ग्राफ टाइप में, जिसपे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, नई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन। इनका कहना क्या है, जरा बात को समझो। इनका कहना है, मान लो आप क्या करते हो, एक ग्राफ बनाते हो जिसपे आप 3 एक्सिस ले रहे हो। इधर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और इधर ऊपर जा रहा हूं तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे बढ़ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इनिशियली मान लो x1 जो है वो 1 ले लिया, तो x2 अपने आप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों का सम होता है 1। मेरे पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला कहता है कि वो कहता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है तो वो निकलेगा P1 नॉट x1, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है तो वो निकलेगा उसका प्योर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि इनिशियली x2 0 था तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 0 था, लेकिन जैसे x2 बढ़ा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, फिर x2 और बढ़ा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इन पॉइंट्स को मैं रफली एक सीधी लाइन में जोड़ देता हूं, इसको बोल दूंगा P ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर x2 की क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पे जाके x2 की क्वांटिटी 1 हो रही है, तो x1 की क्वांटिटी कितनी हुई 0, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है। अब जैसे धीरे धीरे x1 कम होगा तो इसका आंसर भी कम आएगा। आंसर कम आएगा, पहले x1 ज्यादा था तो आंसर भी ज्यादा आ गया, फिर जैसे जैसे x1 कम होगा उसका आंसर जो है वेपर प्रेशर का कम आएगा। इस लाइन को जोड़ता हूं, जब x1 0 हो जाएगा तो ये प्रेशर भी 0 हो जाएगा। इसको बोलता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए।
वही अपने डाल्टन्स क्या कहते हैं कि एट एनी टाइम टोटल प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा PA प्लस PB, और अगर मैं इनका सम करता हूं तो बराबर ऐसी लाइन मिलेगी। यहां से दो बातें याद रखनी है। अगर मैंने क्या करा, x2 0 रखा तो PB का प्रेशर 0 आएगा, x1 1 रखा तो P टोटल है वो PA के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर x2 1 रखा तो P टोटल B के बराबर आ जाएगा, और x1 0 रखा तो 0 आ जाएगा, P टोटल B नॉट के बराबर आ जाएगा। अब कहानी जरा समझो, जो जो सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। अगेन अपन ने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें अपन ने क्या करा था, वो एक लिक्विड का मिक्सचर था, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का मिक्सचर था। तो आप लोगों ने x1 और x2 निकालना सीखा, कौन सा फॉर्मूला से, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P1 नॉट। इस फॉर्मूला से इन्होंने सॉल्व करा था। यहाँ से पहले क्या कर रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन सब हमें रेडीमेड मिल रहा था, हम यहाँ से x2 निकाल रहे थे। और x1 कैसे निकाल रहे थे, तो x1 आ रहा था 1 माइनस x2 से, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है। x1 प्लस x2 अगर 1 है तो x1 हो गया 1 माइनस x2। ये हुआ था लिक्विड फेज का सर, लिक्विड फेज के लिए ये था, लिक्विड फेज के लिए। लेकिन वही इनका कहना है कि इस लिक्विड के ऊपर ये जो वेपर्स रहेंगे उसका पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, तो वेपर फेज का, और वहां से ये जो ए एंड बी लिक्विड थे इनका कंपोजिशन वेपर में कितना है ये भी बताया जाता है। तो इतना सारा लिखा हुआ है पूरा भूल जाओ, सीधा इतना याद रखना कि लिक्विड फेज का तो हो गया सर। वेपर फेज की अगर मैं बात करूं तो वेपर फेज में कहानी कुछ ऐसी होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर प्रेशर जो रहेगा, वेपर फेज रहेगा, वो रहेगा y1 इंटू पी टोटल। y1 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 या फिर Ya इन गैस फेज। सिमिलरली Pb क्या रहेगा सर, तो वो रहेगा Yb इंटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इंटू प्रेशर टोटल। अब जरा ध्यान से समझो इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब हमें निकालना होता है y1 और yb, y1 एंड y2 या फिर ya और yb। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टेक्निकली क्या था, P1 नॉट x1 या फिर P1 नॉट xa बोलता हूं, बराबर है। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो यहां से मुझे क्या मिलता है, इसके जगह पे रखता हूं P1 नॉट इंटू xa, और ये जो था इधर P टोटल मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये किसका आंसर आएगा अपने y1 का। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखा तो भी चलेगा, है ना, कुछ ऐसे। यहाँ पे P टोटल, सॉरी ना, P टोटल, ये टाइप नहीं हो रहा है, P टोटल। यहाँ से y1 निकालोगे, y2 कैसे निकलेगा सर, अगर मोल फ्रैक्शन है तो y1 प्लस y2 अगेन 1 रहेगा। अगर आपने y1 निकाल लिया तो y2 क्या निकलेगा, 1 माइनस y1, वहां से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये होता है वेपर फेज का। फिर आती है मेरे पास अगली हेडिंग, वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रहे, आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ, अपने पास जो राउल्ट्स लॉ था उसको थरोली फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को थरोली फॉलो नहीं करते, थोड़े रेंज पे कर सकते लेकिन थरोली थ्रू आउट द कॉन्सेंट्रेशन नहीं फॉलो करते हैं। यहां से लेके भी सीटी एक आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा याद रखना कुछ पॉइंट्स। ऐसे वाले सॉल्यूशन, सोल्यूटेंट सॉल्वेंट के सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अगर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी को तुम मिक्स कर रहे हो और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इनका चेंज इन इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग भी जीरो होता है, इंथैल्पी का कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है। सिमिलरली इफ ए एंड बी आर आइडियल कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इनको मिक्स करने से आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो फिर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी या एंथैल्पी क्या बोल रहा हूं, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग जीरो रहेगा। मतलब इनिशियली आपने इसका 10 लिया, इसका 10 लिया ml में, तो बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा वो एग्जैक्ट 20 ml बनेगा। कोई बोलेगा सर कॉमन सेंस है, 10 10 ml लोगे तो 20 ml ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है।
नॉन आइडियल के केसेस में ये वॉल्यूम चेंज होता है। क्यों ऐसे? क्योंकि ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर अलग-अलग है, ए और बी एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और वॉल्यूम हो सकता है कि 21 बन जाए, ऐसा होता है। जरा बात को समझो, ये ओबेज राउल्ट्स लॉ, तो ये डू नॉट ओबेज राउल्ट लॉ। इनका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 था, इनका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग H नॉट इक्वल टू 0। इनका चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग 0 था, तो इनका चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अगला पॉइंट कहता है कि अगर लिक्विड ए एंड बी अगर एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो इंटरैक्शन रहेंगे, वो सोल्यूट एंड सोल्यूट की इंटरैक्शन और सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट की इंटरैक्शन जो रहेंगे, वो ऑलमोस्ट कंपैरेबल रहेंगे, यानी सेम ही रहेंगे। प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट, प्योर सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के जो भी है वो ऑलमोस्ट कंपैरेबल रहेंगे। इतना ही नहीं, आइडियल सॉल्यूशन में एक और बात याद रखना, अगर मान लो ए का पी ए नॉट प्योर प्रेशर था और बी का पी बी नॉट था, तो आइडियल सॉल्यूशन का बराबर उनके बीच में आता है। पी बी नॉट से ज्यादा भी नहीं, पी ए नॉट से कम भी नहीं। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स के बीच में रहेगा। फिर भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। द वन एंड ओनली एग्जांपल विच इज CET-PYQ जो हमारे सिलेबस में है, वो बेंजीन एंड टोलुइन। तो जैसे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था आइडियल में सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इन केस में वैसे नहीं होता, सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन या तो ज्यादा रहेंगे या तो कम रहेंगे, लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे देन सोल्यूट सोल्यूट के इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन। दूसरी बात, इनका वेपर प्रेशर दोनों प्योर कंपोनेंट के बीच में होता है। इनका वेपर प्रेशर या तो हाइयर रहेगा या तो लोअर देन प्योर कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक था अपने पास आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन प्लस टोलुइन, इधर होता है डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब क्योंकि ये सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरैक्शन प्योर वाले से या तो ज्यादा रहेंगे या तो कम, इसकी वजह से राउल्ट्स लॉ से डेविएशन आता है। कैसे? तो उस चीज को समझो। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है निगेटिव डेविएशन। क्या फर्क है? समझो, मान लो जब आप एक सॉल्यूशन बना रहे थे, तो उसके सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन अगर वीक रह जाते हैं, सोल्यूट सोल्यूट के इंटरैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरैक्शन से, मतलब इनके इंटरैक्शन ज्यादा है, ये एक दूसरे को अच्छे से बाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अच्छे से बाइंड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस है अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को बाइंड कम कर रहे हैं मिक्स करने के बाद, तो उनमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस ज्यादा आएगा, इसके कारण उनका वॉल्यूम या फिर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस केस में अपना ये जो आइडियल का ये वाला जो ग्राफ था, कुछ ऐसा सीधी लाइनें आ रही थी, वो अब हो जाता है पॉजिटिव डेविएट, यानी है उससे ज्यादा। ऐसे क्यों हुआ सर? क्योंकि क्या हो गया, इंटरैक्शंस कम हो गए, मिक्स करने के बाद इंटरैक्शंस कम हो गए तो मॉलिक्यूल दूर चले गए और उनका प्रेशर बढ़ा, तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ। The vapor pressure of such solution is higher than those of pure components. Obvious है, प्योर कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, जरा समझो बात को। इथेनॉल एंड एसेटोन के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ ज्यादा ही अलग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसेटोन का भी वैसे ही है, ये कंप्लीटली नॉन पोलर है और ये पोलर है, इनके इंटरेक्शंस अलग अलग होते हैं। मतलब जिनके इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। सिमिलरली सर, अगर मैं बात करता हूँ निगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ पे उल्टा होता है। आपने जो मिक्स करने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन हुए, वो ज्यादा होते हैं प्योर सोल्यूट सोल्यूट से एंड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। अभी इंटरेक्शन ज्यादा होने से क्या हो गया सर, ये इंटरेक्शंस हो गए ज्यादा, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा मतलब इनके पार्टिकल्स में ज्यादा अट्रैक्शन आ गया। अब मॉलिक्यूल्स पास में आ गए तो इनका प्रेशर हो गया कम। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो अपना ग्राफ था आइडियल सॉल्यूशन का, इसमें जो भी प्रेशर आ रहा है उससे अपने इस सॉल्यूशन के मिक्सचर का प्रेशर कम कम आता है, वो निगेटिव डेविएट हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो गए तो प्रेशर तो कम हो गया। वेपर प्रेशर आर लोअर देन प्योर कंपोनेंट्स। एग्जांपल क्या है, फिनॉल एंड एनिलीन। जरा याद रखना, फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बेंजीन को OH, एनिलीन भी बेंजीन को NH होता है, NH2। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म एंड एसेटोन, जरा इसको भी याद रखना, क्लोरोफॉर्म पोलर होता है और एसेटोन भी पोलर।
मतलब लाइक अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, और अगर अलग-अलग है तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है सीईटी ने, जरा ध्यान से देखो, इसको अपन कर लेते हैं क्वेश्चन को टैकल। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्या है बोला है? आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ सही है, नॉन आइडियल डू नॉट ओबे बिल्कुल सही है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है बिल्कुल है, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल ऑलवेज लाइज बिटवीन, अरे नहीं ऐसा नहीं है, या तो लोअर होता है या तो हायर होता है, मतलब ये आपका आंसर है कि ये इनकरेक्ट है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है वो। ओके, अगला वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास जो आता है वो सर होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहाँ पे अपन आ गए इस चैप्टर के आधे में। अब हमें पढ़नी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन देयर नेचर। वो कैसा है, पोलर नॉन पोलर, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि उसका अमाउंट कितना है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं: वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट या फिर रेडीमेड सॉल्यूशन है, उसमें अगर मैं एक सॉल्यूट डालता हूं तो उसका बाद का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मुझे पढ़नी है वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या मीनिंग था सर? मान लो यहाँ पे आपके पास एक बीकर में एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में आपने एक सोल्यूट ऐड किया है। याद रहे स्टार्टिंग में अपन जो पढ़ रहे हैं वो सोल्यूट नॉन ओलाटाइल है, मतलब अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसके टुकड़े नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके टुकड़े भी नहीं होते। अब होगा क्या, जैसे ये सोल्यूट इस सॉल्यूशन में जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर गेट्स लोवर्ड। क्यों कम हो रहा है, जरा बात को समझो। इनिशियली सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल थे वो सिर्फ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के थे, सिर्फ सॉल्वेंट के थे, 100 मॉलिक्यूल थे, 100 के 100, तो उसके वेपर में जाने के चांसेस भी ज्यादा थे। इनिशियली मान लो जो सॉल्वेंट था उसका इनिशियल प्रेशर था P1 नॉट, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। जब मैंने सोल्यूट डाला तो जो फाइनल प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का, फाइनल प्रेशर वो हो गया मान लो P। तो जैसे ही मैं सोल्यूट डालता हूँ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ सोल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे भी आएंगे, और जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल सरफेस पे थे जो पहले ज्यादा थे अब उनकी क्वांटिटी कम हो गई। कैसे कम हो गई? सरफेस पे तो सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे ना थोड़े थोड़े, तो पहले 100 थे सॉल्वेंट के थे, अकेले के थे, बाद में 80 सॉल्वेंट के रहे, 20 सोल्यूट के आ गए। अगर यहाँ पे ऊपर सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही कम हो जाएंगे तो उनके वेपर बनने के चांसेस भी कम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, तो वो हुआ P1 नॉट माइनस P, क्योंकि पहले प्रेशर ज्यादा था बाद में कम हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ से फायदा क्या होता है, तो पहले तो ये देखेंगे कि ये राउल्ट्स लॉ इसके लिए कैसे वर्क करता है। अगेन कुछ नहीं है, कॉमन सेंस का ग्राफ एक्सप्लेन किया है हमें। क्या बोला है उन्होंने, आप क्या करो, इधर ले लो वेपर प्रेशर ऊपर, और इधर ले लो मोल फ्रैक्शन, कुछ तो भी मोल फ्रैक्शन, इधर 0 था आगे आगे बढ़ रहा है। तो मान लो इनिशियली अगर मोल फ्रैक्शन 0 था, मोल फ्रैक्शन था 0, तो प्रेशर भी रहेगा 0, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ही तो होता है। अगर ये 0 तो पूरा ही 0 हो गया। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसा एक ग्राफ है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आता। हाँ, यहाँ पे एक टर्म मुझे याद रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहता है ये शब्द, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिवली वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ है, पहले कितना था, P1 नॉट था, चेंज कितने से हुआ है, डेल्टा P से, तो इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिवली कितना चेंज हुआ इनिशियल से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अभी अभी हमने देखा वेपर प्रेशर तो बाद में कम होता है, तो डेल्टा P के बदले में क्या लिख सकता था मैं, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट। तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनिशियली कितना था और कितने से चेंज हो गया, रिलेटिवली कितने से चेंज हुआ। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके हम
एक एक्सपेरिमेंट करके एक अननोन सोल्यूट का मोलार मास निकाल सकते हैं। कैसे? तो जरा बात को समझो। क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है x2। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका अभी अभी डेफिनेशन सीखा है, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, वो इक्वल टू है x2। कोई बोलेगा सर x2 क्या होता है? तो x2 होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन एक और बात याद रखना, अपने सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं। सॉल्यूशन डाइल्यूट होने की वजह से N2 जो होता है वो वेरी वेरी लेस होता है। मतलब अगर ये 1 है तो ये होता है 0.00003, तो 1 में 0.003 ऐड किया तो कुछ ऐड नहीं किया। इसके वजह से अपन क्या करते हैं, N1 प्लस N2 को नीचे के साइड में प्लस में है इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू N1 कर लेते हैं। तो मेरे पास x2 के बदले में क्या आ गया सर? x2 के बदले में मेरे पास आ गया N2 अपॉन N1। N2 और N1 कैसे निकलता है? N2 निकलेगा सोल्यूट के लिए मोलार मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। N1 निकलेगा सॉल्वेंट के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीजें यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा? N2 के बदले में रख सकता हूँ W2 अपॉन M2 होल डिवाइडेड बाय N1 के बदले में लिख सकता हूँ W1 अपॉन, अच्छा ये 1 लेते हैं ना, 1। अरे सर इसको रीअरेंज करो तो ये M1 ऊपर जाएगा, M2 नीचे आएगा, W2 के साइड में M1 डिवाइडेड बाय W1 के साइड में M2। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, इक्विवेलेंट है, इनमें से कहीं से भी सीईटी में क्वेश्चन आ रहा है और हर फॉर्मूला से आ रहा है। आपके पेपर में कौन सा आएगा तो ढंग से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसा आ रहा है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आर इतने हैं। प्योर सॉल्वेंट मतलब P1 नॉट 32 mm ऑफ Hg, और बाद में जो P दिया है वो कितना दिया है, 30 mm ऑफ Hg। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट होता है। डेल्टा P कैसे निकलेगा? P1 नॉट माइनस P से निकलेगा, P1 नॉट तो होता ही है। क्या आंसर आया सर? 32 माइनस 30 अपॉन 32। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 अपॉन 32। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 16। 1 अपॉन 16 को सॉल्व करोगे रफली तो मेरे पास कितना मिलेगा, 0.0। इसका हो जाएगा 100। तो ये कितने से जाएगा, तो ये जाएगा मेरे पास रफली, है ना। ओके, रफली ये 1 पॉइंट, ये वाला 0.0625 का आंसर आ जाएगा, जरा क्रॉस चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? रेडीमेड सोल्यूट के मोल्स दिए हैं, मतलब सर N2 दिए हैं, कितने दिए, 0.1, डिसॉल्व इन 16.2 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वाटर का रेडीमेड नहीं दिया तो उसके मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ये मिल गया। आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ अच्छा एक और बात, P1 नॉट भी तो दिया है। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे, ये तो क्या निकालना है अपने को, ये तो पार्शियल प्रेशर ही निकालना है ना, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट के लिए निकालना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना, ऐसा कुछ बराबर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है सर वैसा, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि P1 इज इक्वल टू, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ऐसा कुछ है। सोल्यूट की बात हो रही है तो ऐसे बोलूंगा मैं कि PB इज इक्वल टू, या फिर जो भी है ना, यहाँ पे P1 नॉट दिया है मेरे को, P1 नॉट। अच्छा ओके, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, डेल्टा P P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, x2, और x2 क्या होता है, N2 अपॉन N1। तो ऐसे लिखता हूँ 0.1 अपॉन, इसके बारे में लिखता हूँ 16.2 डिवाइडेड बाय 18। अब ध्यान से देखना सर, सॉल्विंग के लिए दिया क्या है मुझे,
तो उन्होंने दिया है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग, ऐसा कुछ तो भी है। मतलब इन इन वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। दिया क्या है इसमें से, P1 नॉट दिया है, ये तो सॉल्व कर ही लोगे, आपको P निकालना है। P तो इसके लिए रीअरेंज कर लेना, क्या हो जाएगा सर, एक बार वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। P1 नॉट कितना था, 24 माइनस P अपॉन 24 इज इक्वल टू 0.1, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 अपॉन 16.2। ये 24 इधर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा पूरे को सॉल्व करके ये माइनस P उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये रेडीमेड प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अराउंड आंसर कुछ ये डी वाला आता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना, ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन ऑन द सिमिलर टॉपिक क्या कहता है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं सर। इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इतना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट माने x ऑफ 2 दे रहा है, कितना दे रहा है, 0.2 दे रहा है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 10 mg, ऐसा होने पे जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है RLVP वो हुआ है 10 mm ऑफ Hg। उनका कहना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 20 mm Hg होने के लिए ये कितना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा कॉमन सेंस लगा सकते हो, कैसा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, x2 पे तो डिपेंड करेगा, तो ये x2 माने सोल्यूट, 1 माने 1, ऐसे बोल सकता हूँ RLVP2 इज इक्वल टू x2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि अपने को क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज उतना, तो जैसे ऐसे बोल सकता हूं मैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 कितना है 10 अपॉन रिलेटिव वेपर प्रेशर दूसरा कौन सा है 20 इज इक्वल टू, पहली बार मोल फ्रैक्शन कितना था 0.2, बाद में कितना हो जाएगा x डैश। इसको सॉल्व करता हूं x डैश को, तो ये इसको रीअरेंज करो 0.2 इंटू 20 अपॉन 10, 0.4 बी आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग अप्रोच था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है या फिर सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में आप एक सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो इसका जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था, ओरिजिनल मतलब किसका सर, सॉल्वेंट का, उसको अपन लेते हैं मान लो TB नॉट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग नॉट, और बाद में सोल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया मान लो TB। तो इनका कहना है कि TB इज ग्रेटर देन TB नॉट होता है, TB इज ग्रेटर देन, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट होता है। तो यहां से पहले तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग कितना हो गया, TB जो ज्यादा हो रहा है माइनस इनिशियली जो था वो TB नॉट, ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे है कि इनका एक प्रूफ दिया है इन्होंने कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, इधर दिया है वेपर प्रेशर, इधर दिया है टेम्परेचर। इसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 बार यानी 760 mm ऑफ Hg। मतलब जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, यानी 1 बार यानी 760 mm ऑफ Hg। अब होता यह है कि मान लो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो आ रहा है उसको अपन ने नोट किया, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ा। हम टेम्परेचर तब तक बढ़ाए जब वेपर प्रेशर 760 नहीं हो जाता, क्योंकि 760 पे ही अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर लोअर होता है, तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम कम रहेगा। ऐसे अगर अपन जोड़ते गए तो 760 mm Hg आने में टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब जैसे वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। ओके, काम की बात क्या है, तो आपको यहां से भी फॉर्मूला बनाना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला कैसे बनेगा।
आप रिलेशन कैसे लगा सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन को अपन वर्ड क्या यूज करेंगे? डेल्टा टी बी। इतने से एलिवेट हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। पहली बात, वह मोलैलिटी, मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं मोलैलिटी की, तो ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे क्यों सर? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी, ग्राम में दिया है तो केजी। टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से मास थोड़ी बढ़ेगा, इसलिए मोलैलिटी। चलो फिर आगे क्या किया जाता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं के बी इंटू एम। याद रहे किसका मतलब क्या है? डेल्टा टीबी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी को बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये 2025 के सीईटी का क्वेश्चन है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट। एम फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकाला जाता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करो। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना अपने पास? अपने पास फाइनल फॉर्मूला बना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम के जगह पे क्या लिख सकता था? N2 अपॉन W1 अपॉन 1000। 1000 कब? जब ये वेट अगर ग्राम में रहा तो, है ना, ऐसे कुछ। ओके, उसके बाद कॉल, अरे ओके, फिर ऐसे कुछ होता है। N2 के बदले में क्या लिख सकता हूं मैं? N2 तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, वो कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको अगर मैंने फाइनली लिख दिया तो ऐसा हो जाएगा के बी इंटू, इसको रीअरेंज करता हूं, W2 के साइड में ये जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय ये नीचे जो W1 बचा था उसके साइड में आ जाएगा M2। तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। क्वेश्चन इसी से आने के चांसेस है। ये होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन देख लो कैसे आ रहा है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम पर डीएम क्यूब ग्लूकोज, जिसका मोलार मास 180 है, अनदर है 6 ग्राम पर डीएम क्यूब। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सेम है मतलब डेल्टा टी बी वन और डेल्टा टी बी टू ये दोनों सेम है। डेल्टा टी बी वन कैसे निकलता है सर? वो निकलेगा अपना कैसे? के बी इंटू एम वन, और ये क्या निकलेगा? के बी इंटू एम टू। क्योंकि सर ये दोनों सेम है, उन्होंने बोला ना सेम टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, मतलब ये लेफ्ट वाले दोनों सेम है, तो इसका कंक्लूजन क्या है? के बी इंटू एम वन इज इक्वल टू के बी इंटू एम टू। तो के बी तो कट हो गया। एम वन के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 2। कैसे निकलेगा सर? ये निकलेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या हमें 3 क्वांटिटी दी है? बिल्कुल सर। कैसे दी है जरा ध्यान से देखो। पहले बोला गया है कि 18 ग्राम है और इसको 180 में लेना है, और ये 6 ग्राम है तो कितने में रहेगा? इक्वल रहने के लिए कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे 60 आना चाहिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन इधर अपीयर हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे आ रहा है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग 0.35 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब W2 दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट 0.35 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। W1 दिया है सर, 100 ग्राम दिया है। हैज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, मतलब डेल्टा टीबी यहाँ पे दिया है अपने को डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना दिया है? 0.01 केल्विन से हो रहा है, और केबी जो दिया है वो दिया है 0.5। अपने को निकालना है मोलार मास मतलब M2। फॉर्मूला क्या था अपने पास? फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के बदले में क्या लिख सकता था? W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। M2 निकालना है, रीअरेंज करता हूं, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू केबी के बदले में क्या लिख सकता हूं? केबी 0.5
इंटू W2 कितना आ रहा है, W2 0.35 इंटू ये क्या है 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना था 100 इंटू इधर कौन चला गया डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना है डेल्टा टीबी 0.01 इनको अगर सॉल्व करूं सर तो क्या आंसर मिलेगा, ये 100 तो ये दो जीरो को खा जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करता हूं तो इसको लिख सकता था 10 टू द पावर -2, ऊपर आया तो 10 टू द पावर +2, ये 10 टू द पावर +2 इसको कर देगा 5, इसको कर देगा 3.5, तो मेरे पास मिलेगा 5 इंटू 3.5 का आंसर। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 17.5 वगैरह जो भी आंसर है ना, सॉरी पॉइंट तो देना भूल ही गया है ना इसको, तो क्या 175 आंसर मिलेगा सही से सॉल्व करता हूं तो, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं आगे जाऊं तो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे मिलती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कैसे निकाला जाता है सर, कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, इसमें अगर मैं एक सोल्यूट डालता हूं, तो अगर मान लो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो था TF0, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है TF, और सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब TF0 इज ग्रेटर देन TF होता है, बाद में तो कम होगा, तो डेल्टा TF कितना हुआ सर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग कितना हुआ, TF0 बड़ी वैल्यू माइनस TF छोटी वैल्यू। ये हो गया पहली बात। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन तो छोड़ दो, डेफिनेशन होती है फ्रीजिंग पॉइंट की जब एक सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में हो, तो वो जो पॉइंट होता है कि यहाँ से पीछे आओ तो पूरा सॉलिड बनेगा, यहाँ से आगे जाओ तो पूरा सॉल्वेंट बनेगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, सीईटी क्वेश्चन नहीं पूछती है। फिर अगेन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, तो सेम टू सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जैसा। तो अपन बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता मोलैलिटी। इसको निकाल देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को KF इंटू एम। KF क्या है सर, तो एक कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट, इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी सीईटी ने पूछा इसको क्या बोला जाता है। फिर अगेन आगे वाली बात करते हैं, आगे वाली बात क्या, अगर ये m को मैं सेम टू सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जैसा ट्रीट करूं तो डेल्टा TF मेरे लिए हो जाएगा KF इंटू एम। m को लिख सकता था मैं क्या N2 अपॉन W1 अगर ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000, N2 को लिख सकता था मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, रीअरेंज करके लिखूंगा तो W2 ये 1000 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय W1 के साइड में आ जाएगा M2। तो क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूला से आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे की बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे कैलकुलेट द मोलैलिटी स्मॉल m इफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.18, मतलब डेल्टा TF दिया है आपको कितना 0.18 और KF दिया है। अरे सर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, क्या फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन KF। इसको सॉल्व करोगे डेल्टा TF कितना दे रखा है उन्होंने 0.18 डिवाइडेड बाय KF कितना दिया है 1.6। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 1.8 अपॉन 16, इसको क्या लिख सकता था मैं, इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा मेरे को 0.1 और आगे भी सॉल्व करूंगा तो 13। आप एक बार सही से सॉल्व कर लेना 0.113। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे, कैलकुलेट द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब अपना KF पूछ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है इतना, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है इतना, ये स्मॉल m है मतलब ये दिया है मोलैलिटी और ये दिया है डेल्टा TF। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फॉर्मूला क्या है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, तो देयरफॉर KF क्या हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन m। डेल्टा TF कितना दिया है 1.8, m कितना दिया है 0.4, इसको सॉल्व किया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 18/4, तो मेरे को जो आंसर है वो क्या मिलेगा 4.5।
है ना, 4.5 बिल्कुल सही, ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा। ओके, लास्ट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या है? तो पहली चीज ऑस्मोसिस हमें पता होना चाहिए, और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पहले तो पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस ये होता है कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर को आपने क्या किया है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन जो ओनली 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 सॉल्यूट को पास होने देता है, ओनली सॉल्यूट को पास होने देता है, इसको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अ स्पेशल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्यूट टू पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप दो एक कंटेनर को डिवाइड करोगे, इधर मान लो सॉल्यूशन है लेकिन उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्वांटिटी नहीं कॉन्सेंट्रेशन, और इधर जो है उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कंसेप्ट कहता है कि अच्छा फ्लो ऑफ सॉल्यूट बोल दिया क्या, सॉरी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट याद रहे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को ओनली अलाउड करता है। तो सॉल्वेंट या तो हाई से लो जा सकता है, लो से हाई। एक्चुअल में कंसेप्ट इतना याद रखना, ऑस्मोसिस दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने का काम करता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था मतलब इसमें सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम, तो लो में से हाई में जाएगा सॉल्वेंट, वो भी कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा, सोल्यूट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट पास होते रहेगा, है ना, ऐसा कंसेप्ट होता है। अब आगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगेन याद रहे, ऑस्मोसिस ये फिनोमिना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है सर, यहाँ पे टेक्स्ट बुक लेवल का एक डायग्राम है जिसमें बताया है कि मान लो मैंने क्या कर दिया, एक स्पेशल वेसल लिया जिसमें एक ऐसी नैरो ट्यूब है, कैपिलरी है, इसके ऊपर वाले माउथ को मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टाई कर लिया, इसको बांध दिया। वो टाई करने से पहले जब मैंने इसको इन्वर्ट रखा था, इसमें मान लो मैंने शुगर का सॉल्यूशन भर दिया था, शुगर का सॉल्यूशन, फिर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया, टाई कर दिया, और इसको मान लो इस नॉब को मैंने पैक करके उल्टा रख दिया। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, इसको नॉर्मल वाटर में रखता हूं, आप नोटिस करोगे इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि उसमें शुगर का सॉल्यूशन है ना, शुगर है उसमें, लेकिन बाहर सिर्फ पानी है। तो होगा क्या, सॉल्वेंट जीरो कॉन्सेंट्रेशन में से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कैपिलरी में लिक्विड ऊपर फ्लो हो जाएगा क्योंकि उसमें तो क्वांटिटी बढ़ रही है। इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो जो पानी ऊपर जा रहा है ना उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन ये पानी कब तक राइज करेगा, उसको कुछ तो लिमिट है, उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है H इंटू रो इंटू जी, मतलब सॉल्विंग करने के लिए। H माने हाइट ऑफ कैपिलरी, रो माने डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन याद रहे इसका मैग्नीट्यूड होता है H रो जी। मेन डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ओके, फिर हमें दो तीन शब्द भी सीखने हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूशन के कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अगर मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जैसे 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर सुक्रोज, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये नोट किया गया कि अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज। मतलब दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है और कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की वजह से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो वो दो सॉल्यूशन एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक होते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द कॉन्सेंट्रेशंस जनरली द सॉल्यूशंस हैविंग concentration same that is osmotic pressure same are called as isotonic। अब अगली बात, एक शब्द होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने ले लिया पॉइंट, है ना,
या फिर सीधा बोल देता हूं ऐसे, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज जो था वो था हाइयर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, ऐसे था। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रहा होगा, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा राइज करेगा ना, सॉल्वेंट उधर जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा सॉरी, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो उस केस में सुक्रोज होता है हाइपरटोनिक और यूरिया होता है हाइपोटोनिक। तो बस क्या याद रखना है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऑब्वियस है कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट भी कम जाएगा उसके तरफ, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम रहेगा, वो हाइपोटोनिक होता है, और दूसरा वाला हाइपरटोनिक होता है। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग एक मोलार मास का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सीधी बात याद रखना, जैसे आइडियल गैस होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको यहाँ पे याद रखना है पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। एन किसका लोगे, सोल्यूट का, क्यों सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। अगर मैं पाई के लिए रीअरेंज करता हूं तो क्या मिलेगा, N2 बाई वी आर टी। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, तो इसको मैं मोलैरिटी बोल सकता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन बनता है पाई इज इक्वल टू एम आर टी, बराबर है। मैं चाहूं तो मोलैरिटी को एज इट इज भी रख सकता हूं और इस इक्वेशन को भी थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूं। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे को मिलेगा पाई इज इक्वल टू N2 के बदले में क्या लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास नीचे आएगा तो M2 इंटू वी। याद रहे वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होना चाहिए, इस इक्वेशन को भी याद रख लेना है, यहां से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। तो ये है अपना सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलार मास का सेम अभी अभी जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया, पाई इज इक्वल टू N2 RT था, तो N2 के जगह पे क्या लिख रहा हूं, गिवन मास RT अपॉन, गिवन मास अपॉन मोलर मास उसके मोल निकलेंगे इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ऐसे ये सॉल्विंग हो जाएगा। एक इंफॉर्मेटिव बात है जो पीवाईक्यू आ चुका है, अगर मुझे किसी अननोन सोल्यूट का जो कि बहुत एक्सपेंसिव और कम क्वांटिटी में है उसका अगर मोलर मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इस क्वांटिटी को यूज करूंगा। क्यों, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो आंसर आते हैं वो बड़े बड़े आते हैं, अगर आंसर बड़ा आता है तो मैं प्रिसाइजली सॉल्व कर सकता हूं, इसके वजह से इसको यूज किया जाता है। एक कंसेप्ट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका क्या मतलब है सर, रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मान लो क्या हो रहा था, जैसे मान लो सॉल्ट वाटर था और फ्रेश वाटर था, तो मेरा कंसेप्ट क्या कहता है ऑस्मोसिस का, कि फ्रेश वाटर जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है और इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसी सेटअप में ऑस्मोसिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं क्या करता हूं, सॉल्ट वाटर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है लेकिन उस साइड से हाइयर प्रेशर अप्लाई करता हूं। हाइयर प्रेशर कितना हाइयर, वो हाइयर रहेगा देन ऑस्मोटिक प्रेशर अपोजिट एंड से। तो अब मजबूरी में जो सॉल्वेंट है यानी H2O है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। सॉल्ट वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये था फ्रेश वाटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, तो सॉल्वेंट इधर जाता है, इसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अपन जो शुद्ध पानी पीते हैं उसके सामने जो लिखा जाता है आरओ का पानी है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल है, उसमें जो भी सॉल्ट्स वगैरह है वो उधर ही रुक जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, और सिर्फ पानी आगे चलता है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है सर, उसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा टैकल कर लेते हैं। हाँ, जरा टाइम देख लो 1 मिनट। ठीक है, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ऑस्मोसिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, गलत है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 NaCl इज लोअर देन 0.1 सुक्रोज, ये भी गलत है, वो उल्टा हाइयर होता है। कैसे पता चलेगा, तो 2 मिनट में, कुछ तो भी होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटो फैक्टर, जिसके आयंस ज्यादा होते हैं, जैसे NaCl के 2 आयन होते हैं तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उल्टा ज्यादा आएगा, तो ये भी गलत है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन, ये भी गलत हुआ, वो तो हाइयर होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर, यस बिल्कुल, वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है।
मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट एट 300 केल्विन इफ 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम मतलब सोल्यूट का कितना दे रहा है 0.4 ग्राम। कैसे निकाला, मिली यानी 10 टू द पावर -3 डिसॉल्व इन 300 ml ऑफ वाटर, 300 ml मतलब कितना हो गया वॉल्यूम 0.3 लीटर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कितने का लग रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है 0.2 एटमॉस्फेयर का। आर की वैल्यू यूज करो। क्या निकालना है, मोलार मास। फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। M2 उधर भेज देना, पाई इधर भेज देना, तो M2 क्या हो जाएगा सर, M2 हो जाएगा W2 इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। सारे वैल्यूज लग देते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। W2 मेरे पास 0.4 है, R की वैल्यू लेनी है 0.082 है, मैं 8 लेके चलता हूँ। टेम्परेचर दिया है मेरे को 300 केल्विन डिवाइडेड बाय पाई दिया है मेरे को 0.2 इंटू वॉल्यूम दिया है मेरे को 0.3। इसको जरा सॉल्व करता हूँ आसानी से। पॉइंट ये जाएगा 2 से, इसको अगर मैं लिखता हूँ मान लो क्या, इसको लिखता हूँ 3 इंटू 100 और इसको लिखता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये 3 से 3 जाएगा और इधर फिर भी 100, सॉरी इसको लिखता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको लिखा 3 इंटू 100, तो ये 3 से 3 गया, ये 1000 बच गया। अब ये 1000 के 2 जीरो से क्या कर देता हूँ, 2 जीरो से इसको 8 कर देता हूँ, एक और जीरो से इसको 80 कर देता हूँ, 80 इंटू 2, 80 इंटू 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 164 के आसपास, क्योंकि मैंने रफ लिया था ना वैल्यूज, है ना, ये 0.08 ही लिया था, 164। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। सिमिलरली सर अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट फ्लो सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन। अरे सॉल्वेंट ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर तब सेम होते हैं जब इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मुझे एक तो बात पता होना चाहिए, यूरिया इज NH2CO NH2 और इसका मोलार मास निकलेगा बराबर 60। और सुक्रोज की अगर मैं बात करूं, सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का। इसका मास निकालूंगा तो 342 आता है। अब जिनके मोल सेम उनकी मोलैरिटी सेम, मोलैरिटी सेम यानी कॉन्सेंट्रेशन सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम यानी आइसोटोनिक। तो इसके मोल्स क्या निकलेंगे 6/60, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसके निकलेंगे 342। ये दोनों सेम नहीं हो सकता, ये 1/10 आ रहा है, ये नहीं आता। इसका आएगा 15/60, इसका आएगा 342, ये भी मैच नहीं हो रहा है। 6/60 और 34.2/342 ये आ रहा है ना सर, ये आ रहा है 1/10 और ये भी आ रहा है 1/10, मतलब ये आइसोटोनिक है, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन या फिर अगला कंसेप्ट है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। अब तक हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी है वो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की है, मतलब ना तो उस सोल्यूट के टुकड़े हो रहे थे ना तो वो हवा में उड़ रहा था, वोलेटाइल भी नहीं था। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सर, तो आसान सा कंसेप्ट है। जैसे मान लो मेरे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ए जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये डिसोसिएट नहीं होता और इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर x है, अगर मान लो कुछ तो भी x है, तो ट्विस्ट ऐसा है कि अगर मान लो मेरे पास AB एक इलेक्ट्रोलाइट होता, इलेक्ट्रोलाइट, और इसके टुकड़े हो जाते मान लो A+ और B-, यानी टोटल आयंस कितने बन रहे हैं इसके, दो टुकड़े हो रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी 2 टाइम्स x हो जाती है, n टाइम्स x। मतलब आसान भाषा में अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी x है तो इलेक्ट्रोलाइट की हो जाती है n टाइम्स x, दैट्स इट, उतने टाइम्स बढ़ जाती है क्योंकि उतने आयंस बढ़ गए। अच्छा, फर्क क्या पड़ रहा है, इस पे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है।
फॉलोइंग आर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फॉर कोलिगेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा तो कुछ हमें पॉइंट्स मिले, जैसे solutions of electrolytes exhibit colligative property which do not obey relations of non electrolytes। कुछ ऐसे भी रिलेशन प्रूव हो रहे हैं इनमें। colligative properties of solution of electrolyte are greater than those expected। क्यों? अपन ने अभी भी बोला है जितने ज्यादा टुकड़े हुए उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो मोलर मासेस भी ज्यादा, सॉरी मोलर मासेस रिवर्स में आएंगे, लोअर आएंगे। तो इनका कहना है मोलर masses of electrolytes in aqueous solution determined by colligative property are considerably lower। तो ऐसे इसको देखना है। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन, ये एज इट इज सीईटी 2025 में पूछा गया है विथ वेरी 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 माइन्यूट स्लाइट चेंज। इनका कहना है इफ सुक्रोज का जो है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ये जो है वो है 2.32 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ CaCl2। अगेन मैं बात कर रहा हूं, सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया। तो इनका कहना है कि सुक्रोज के लिए जो प्रॉपर्टी था वो कितना था, 2.32 डिग्री सेल्सियस था। तो CaCl2 के लिए कितना आएगा? तो पहले तो मैं देखूंगा CaCl2 टूटेगा कैसे, Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस, यानी इसके टोटल आयंस कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये प्रॉपर्टी भी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स 2.32 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये मेरे को मिलेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इतना मिल जाएगा। था क्या था, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस जितने टुकड़े हो गए उतने टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अगला कंसेप्ट ऐसा है कि अपन बात कर रहे हैं सर कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो रहा है, अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी x है तो एक इलेक्ट्रोलाइट के जितने आयंस बने उतने टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो वहां से क्या समझ में आता है, तो उसको टैकल करने के लिए एक टर्म निकाला गया जिसको बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर, और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेंट ऑफ फैक्टर का इनिशियल फॉर्मूला कुछ ऐसे था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडीड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो कि ज्यादा आ रहा है, डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अरे सर मतलब तो यही हुआ जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी n टाइम्स x आता है, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का x ही होता है, तो मतलब जितने डिसोसिएशन हुआ उतने टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और इसी को वेंट ऑफ फैक्टर बोला जाता है कि कितने आयंस बन रहे हैं। तो फिर अपने पास थोड़े मॉडिफायर फॉर्मूला क्या बन जाते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉट माने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सादा माने इलेक्ट्रोलाइट। वही बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन के लिए क्या आ जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। अल्टरनेटिवली ऐसे भी बोला जा सकता है, वेंट ऑफ फैक्टर यानी एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कितने टुकड़े हो गए, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूनिट। अरे वही बात हो गई सर, अगर मेरे पास एक सॉल्ट था AB, इसके टुकड़े हो गए A प्लस और B माइनस, तो इनिशियली कितना था, एक था, फाइनल कितने बन गए, 2। तो वेंट ऑफ फैक्टर का आंसर क्या आ गया, फाइनल 2 है डिवाइडेड बाय 1, यानी जितने टुकड़े हो गए उतने। ऐसे सॉल्व किया जाता है। इतना ही नहीं, अपन बोल रहे हैं कि फॉर्मूला मास से ऑब्जर्व्ड मास कम आ रहा है, तो उससे ये भी फॉर्मूला निकलता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अल्टीमेटली इस फॉर्मूला को इतने शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि ये सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद ये रखना है कि अगर मान लो आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 आएगा। अगर आपके पास KNO3 जिसके 2 टुकड़े होते हैं, K प्लस और एक ही NO3 माइनस, या फिर NaCl, इसके भी 2 ही टुकड़े होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो इनका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा 2। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा सॉल्ट है Na2SO4 जिसके टुकड़े होते हैं 2 Na प्लस और एक SO4 माइनस, तो क्योंकि इसके 3 टुकड़े हुए तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा 3। तो इतना याद रखा तो भी इनफ है। ओके,
फिर अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने इक्वेशन थे उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। कैसे मॉडिफिकेशन आएगा? जैसे मेरे पास था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि था डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट, वो मेरे को क्या मिलेगा? डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट। तो अब की बार मैं क्या करूंगा? इसका जो फॉर्मूला था क्या था? W2 इंटू एम वन डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। अब बस मैं इसको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था? वो था मेरे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था वो? डेल्टा टी बी इंटू एम। अब इसको मैं वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे भी क्या मिलेगा फिर मेरे को? आई इंटू, है ना, अच्छा डेल्टा टी बी लिखा क्या? सॉरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिखना चाहिए था ना, लिखते टाइम पे गलती कर दिया सर। ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी जो होता है वो क्या होता है अपना? के बी इंटू एम होता है। तो अब क्या हो जाएगा? ये आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था जो कि डेल्टा टी एफ से आ रहा था। तो इसको क्या करूंगा मैं? इसका फॉर्मूला था के एफ इंटू एम, तो अब मैं करूंगा इसको आई टाइम्स। सिमिलरली मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई इज इक्वल टू एम आर टी था। अब मैं इसको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स इट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। एक फॉर्मूला जहां से सीईटी में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, कभी कभार बाय चांस आ सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 1 कंप्लीट डिसोसिएशन, या फिर 100 हो गया, मान लो 100% डिसोसिएट होते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, उनको स्टडी करने के लिए एक फैक्टर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा बोलते हैं, और एक अपने पास क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। तो इन दोनों में तो कुछ रिलेशन रहेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आता है? जितने टुकड़े हो गए उतना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंप्लीट टुकड़े होते ही नहीं है, 100% डिसोसिएशन होता ही नहीं है। तो एक रिलेशन मुझे याद रखना है इन दोनों का, और वो रिलेशन ऐसे होता है कि अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये रिलेशन होता है। अब इसका डेरिवेशन तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये सीटी पॉइंट ऑफ व्यू क्रैश कोर्स है। ये यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई माने वेंट ऑफ फैक्टर, एन माने नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन होता है। ये था अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये ऐसा कुछ था। क्या करते एग्जाम में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछते हैं, आई देके एन देके, या फिर एन देते हैं अल्फा देते हैं आई पूछते हैं, तो अपन रीअरेंज करके सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो सीटी क्वेश्चन क्या पूछ रही है, वो बड़े आसान है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, आई निकालो, 0.15 मोलाल होना चाहिए था, मतलब मोलैलिटी दिया है, कितना दिया है? 0.15 दिया है। इलेक्ट्रोलाइट फ्रीजेस एट, इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो रहा है -5 पे, तो डेल्टा टी एफ क्या आएगा? पानी का यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कितने से डिप्रेस हुआ है। तो याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, आपका चेंज तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो आपको और क्या दिया है सर? डेल्टा टी एफ भी दिया है, वो कितना दिया है? 0.5, है ना, और के एफ भी यहाँ पे दिया है। आपके पास नॉर्मल इक्वेशन क्या था? नॉर्मल इक्वेशन था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। लेकिन क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इक्वेशन बन जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आई का इक्वेशन क्या हो गया? डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना है सर? डेल्टा टी एफ है मेरे पास 0.5 अपॉन के एफ कितना है? 1.86 इंटू मोलालिटी कितना है? 0.15। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मेरेगा, इसको मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसको करूंगा 5, इसको करूंगा 1.5, इसको करता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻1, तो ये जाएगा 3 से, है ना, 1/3 इंटू 1.86, 2×8=24, तो 1/24 रफली इसको सॉल्व करूंगा तो 0.0। तो मेरे को जो आंसर मिल जाएगा वो बराबर जाएगा, बराबर जाएगा, क्या था वो? अच्छा रिवर्स में हो गया क्या कुछ? कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। डेल्टा टी एफ
कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, इतना मोलाल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रीजेस है उतना, तो ये डेल्टा टीएफ दिया है 0.5। अच्छा वैल्यूज उल्टे रखे मैंने, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। ओके, इक्वेशन बराबर है केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ कितना है मेरे पास, तो डेल्टा टीएफ मेरे पास है 0.5, तो ये लिखा 0.5 ऊपर। फिर उसके बाद मेरे पास है केएफ है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय एम 0.15 है। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसको सॉल्व करने से मेरे को मिल जाएगा, मान लो इसको मैं कर देता हूँ 50, तो ये 2 से आगे जाएगा और इसको 2 से आगे लेके गया तो हो जाएगा 15। तो मेरे पास आंसर मिलेगा 50 अपॉन 1.86 इंटू 15। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 15 45 50। ओके 3.33 रिकरिंग आएगा। 1.86 से 3.33 को करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 1.86। हाँ एकदम एग्जॉस्ट हो गया अभी मेंटल लेवल पे। ओके, इसको अगर सॉल्व करना है तो मान लो इसको क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 33, इसको लिख देता हूँ 18.6, इसको कर देता हूँ 9.3, इसको कर देता हूँ हाफ, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9 1 सा 9 9 10 और गए मेरे पास 7 17 ओके, तो रफली मेरे पास 1.7 के आसपास ये आंसर चला जाएगा, आप क्रॉस चेक कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देख लेना, यही वो क्वेश्चन है जो मैं अभी अभी बोल रहा था कि एज इट इज टेक्स्ट बुक का उठाया है और रिपीट किया है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ का एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ जब मोलैलिटी कितना दिया है 1.25। अच्छा नहीं, चलो चलो सीधा मोलैलिटी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ फॉर CaCl2 जब सुक्रोज के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, तो सुक्रोज के लिए वैल्यू आ रहा है x केल्विन। तो कैल्शियम क्लोराइड के कितने टुकड़े हो गए, कैल्शियम का 1 और ये क्लोरीन के 2, मतलब क्या हो गए 3। अगर सुक्रोज नॉन वोलेटाइल की x आ गई तो इसकी आ जाएगी 3 टाइम्स x, दैट्स इट। इतना आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 0.2 मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन, 0.2 मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट इतना, इतने पे फ्रीज हो रहा है, तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, वो हो गया 0, यानी वाटर का माइनस 0.680, तो ये मिलेगा आपको 0.680। कैलकुलेट वन ऑफ फैक्टर सब कुछ दिया है, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई टाइप केएफ इंटू एम। आई निकालना है तो डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ कितना जा रहा है मेरा 0.680 डिवाइडेड बाय केएफ कितना जा रहा है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी है 0.2। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आएगा उसको करना है अपने को टिक। इसको सॉल्व करते हैं, मान लो तो इसको कर देता हूँ 2, तो इसको कर देता हूँ 6, तो ये 2 इसको जाएगा 3.4, 3.4 को 34 और इसको कर देता हूँ 18, तो 18 दूना 34, थोड़ा सा कम, तो ये मिलेगा मेरे को 1.83 वगैरह रफली। सॉल्व करके देख लेना। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मैंने बताया पहले आपको देखना है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट से सारे LiSO4 KCl ये वाले सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो क्या करना है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उनके आयंस भी ज्यादा और उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा इन तीनों का रहेगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो सबसे कम तो आएगा डी वाले का। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए मैंने, वो नीचे गए रहेंगे, स्क्रीनशॉट में नहीं है। अगली वाली बात, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन Li2SO4 के टोटल 3 आयन है, 2 लिथियम और एक SO4 का 3 आयन है। KCl के 1+1 2 है, K+Cl माइनस, Al2SO3 के 2+3 5 आयन है, जिसके आयन्स ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। फिर आएगा ए और फिर आएगा बी, तो ए से आंसर जो रहेगा उसको टिक करना है, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शंस में। तो वापस एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रिलेवेंट टॉपिक पे है। Which of the following aqueous solution having same molality, molality same है, exhibit maximum boiling point elevation? Assume complete dissociation, अभी अभी बात करिए, जिसके आयंस ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, KCl के 2 आयंस है,
NaCl के 2 आयन्स है, BaCl2 Ba और ये 3 आयन्स है, AlCl3 के 1 Al और 3 4 आयन्स है, जिसके आयन्स ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। ऐसे कंसेप्ट से आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे विथ ऑल क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज ये वन शॉट लेक्चर हो जाता है खत्म। तो जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टीज लगे या फिर बहुत सारे कैलकुलेशन, जो मैंने ये वन शॉट है थोड़ा फास्ट है, इसके चक्कर में थोड़े से कैलकुलेशन फास्ट करे, आपको वो पॉज करके कैलकुलेशन सॉल्व करके देखने हैं। कहीं पे बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाता है तो वो करेक्शन करके मुझे कमेंट में बताना भी है। तो ये सारा सब कुछ आपको सॉल्व कर लेना है। देखो मेहनत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, टाइम बहुत क्रूशियल है अपना। सीईटी के मार्क्स, हमारे कॉलेज के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए। तो कहीं कहानी कुछ ऐसी ना हो जाए कि एक फनी कुछ सेंटेंस मैंने पढ़ा था, हमें तो स्टडी ने लूटा, इश्क में कहाँ दम था। हमें तो स्टडी ने लूटा, इश्क में कहाँ दम था। हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम था। तो बिल्कुल अपने पास टाइम की कमी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अपन इस तरीके के जो वन शॉट लेक्चर्स है इसकी हेल्प ले रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो भी है ये सारा कंटेंट अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करते रहना और अपनी इम्प्रूवमेंट खुद नोटिस करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।